जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसे जादुई डिजिटल क्लासरूम की जहां आपके चारों ओर हवा में उत्तर प्रदेश बजट के महत्वपूर्ण आंकड़े, पाई चार्ट्स और ग्राफ्स तैर रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं तैरते हुए आंकड़ों को पकड़कर डिकोड करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण यानी डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम सीधा फोकस करेंगे यूपी बजट 26-27 पर, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी, यूपीपीएससी या राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि एक अनुशासित शिक्षक के तौर पर मेरा पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण पर रहेगा। यहाँ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, केवल ठोस तथ्य होंगे, परीक्षा में आने वाले सीधे सवाल होंगे और उन्हें दिमाग में बैठाने के लिए कुछ जादुई निमोनिक ट्रिक्स होंगी। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस $1 ट्रिलियन के सपने से ही शुरू करते हैं। एक घरेलू बजट का उदाहरण लेते हैं। जैसे एक परिवार अपनी आय का कुछ हिस्सा सब्जी, किराने जैसे रोजमर्रा के खर्चों में लगाता है। हाँ, जिसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। बिल्कुल। और कुछ हिस्सा वो घर बनाने या जमीन खरीदने में लगाता है ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके। तो ये राज्य का बजट इस पैमाने पर कैसे काम कर रहा है? देखिए, ये घरेलू उदाहरण राज्य की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एकदम सटीक है। सबसे पहले तो 11 फरवरी 2026 को जब बजट पेश हुआ, उसका कुल आकार 9,12,696.36 करोड़ रुपए है। 9,12,000 करोड़ से भी ज्यादा? जी। पिछले वर्ष से यह लगभग 12.2 से 12.9% की वृद्धि है। मैं चाहूंगी कि जो भी विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं वो इस सटीक संख्या को तुरंत अपने नोट्स में लिख लें। 9,12,696.36 करोड़। लिख लिया होगा सबने? तो इसमें से वो जमीन खरीदने वाला हिस्सा यानी पूंजीगत व्यय कितना है? यही सबसे दिलचस्प बात है। कुल बजट का 19.5%, जो कि लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए बैठता है, केवल पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है। अच्छा, मतलब संपत्ति निर्माण के लिए? या बजट में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत क्या है? आपको ये 19.5% एकदम रट्टा मार लेना है। समझ गया। और रोजमर्रा के खर्चों के लिए जो राजस्व व्यय है वो कितना है? वो लगभग 5,83,000 करोड़ रुपए है, जो प्रशासन, वेतन और पेंशन वगैरह में जाता है। लेकिन देखिए, अगर राज्य संपत्तियां बना रहा है तो जाहिर है कि बाजार से भारी कर्ज भी उठा रहा होगा। राजकोषीय अनुशासन का क्या हाल है? कहीं राज्य दिवालिया तो नहीं हो जाएगा? बहुत ही तार्किक सवाल है, और यहीं पर मैं अपनी पहली ट्रिक, जिसे मैं रूल ऑफ 3 कहती हूँ, वो शेयर करूंगी। रूल ऑफ 3? ये कैसे काम करता है? देखिए, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2030-31 तक राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को जीएसडीपी के 3% तक सीमित रखना है। इस बजट ने ठीक 3% का लक्ष्य रखा है। अच्छा, राजकोषीय घाटा 3% हो गया। और कर्ज का बोझ? राज्य पर जो कुल ऋण से जीएसडीपी अनुपात है, उसका लक्ष्य 23.1% है। अब ध्यान से सुनिए, राजकोषीय घाटा 3% और ऋण अनुपात 23.1%, जिसके अंत में भी 3 और 1 का संयोजन है। अरे वाह! मतलब परीक्षा में अगर ऑप्शन आए कि घाटा 4% है तो इस रूल ऑफ 3 से हम तुरंत उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल, यही इस ट्रिक का मकसद है। लेकिन बड़ी बड़ी आर्थिक बातें तो ठीक हैं। क्या ये 9 लाख करोड़ का पैसा आम नागरिक की जेब तक पहुंच रहा है? जमीनी स्तर पर इसका क्या असर दिख रहा है? असर बिल्कुल दिख रहा है। राज्य का जीएसडीपी अब 30.25 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, और इसकी वृद्धि दर 13.4% की शानदार रफ्तार से चल रही है। और प्रति व्यक्ति आय? क्योंकि विकास तो तभी माना जाएगा जब आम इंसान की कमाई बढ़े। एकदम सही। 2016-17 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय महज 54,564 रुपए थी। आज ये दुगनी होकर 1,09,844 रुपए हो गई है। सीधे दोगुनी? जी हाँ। और 2025-26 तक इसे 1,20,000 रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो इसका सीधा असर तो गरीबी उन्मूलन पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल। नीति आयोग के मापदंडों के हिसाब से लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। 6 करोड़? ये तो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। सही कहा। और एक और आंकड़ा जो आपको चौंका देगा, वो है बेरोजगारी दर। यह घटकर मात्र 2.24% रह गई है। एक सेकंड, इतनी बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में
केवल 2.24% बेरोजगारी दर। ये तो यूपीएससी के कथन आधारित प्रश्नों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। बिल्कुल, यही मैं समझाना चाह रही थी। जब यूपीएससी एमसीक्यू में ये स्टेटमेंट देता है तो छात्र अपनी सामान्य धारणा से सोचते हैं कि यूपी में तो 7-8% बेरोजगारी होगी ही। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। और वो इस 2.24% वाले विकल्प को गलत मान बैठते हैं। ये एक क्लासिक ट्रैप है। इस ठोस आंकड़े को दिमाग में बैठा लीजिए। मतलब धारणाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से परीक्षा पास होगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाने और आय बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है। तो बजट का जो 25% इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है, क्या वो महज सड़कें बिछाना है? नहीं, ये सिर्फ ठेकेदारी वाला काम नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सधी हुई भौगोलिक रणनीति है। भौगोलिक रणनीति? वो कैसे? देखिए, इस बजट का 25% बुनियादी ढांचे पर खर्च हो रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? ये गोरखपुर से सहारनपुर तक एक हाई स्पीड कॉरिडोर है। इसके लिए 34,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। गोरखपुर राज्य के एकदम पूर्वी कोने में और सहारनपुर पश्चिमी सिरे पर। मतलब ये पूरे राज्य को तिरछे रूप में जोड़ेगा। बिल्कुल, पूर्वी कृषि क्षेत्रों को पश्चिमी औद्योगिक हब से जोड़ना ही इसका मकसद है। और इसके लिए मेरी अगली ट्रिक है GS34। GS34। जी से गोरखपुर, एस से सहारनपुर और 34 से 34,000 करोड़। एकदम सही पकड़ा आपने। जब भी मैच द फॉलोइंग वाला सवाल आए, जहां एक्सप्रेसवे के नाम और उनके फंड या स्थान को मिलाना हो, तो ये GS34 आपको तुरंत सही जवाब तक ले जाएगा। बहुत ही आसान और याद रखने वाली ट्रिक है। और ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए जेवर हवाई अड्डे का भी कुछ विस्तार हो रहा है ना? हाँ, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अब 5 रनवेज तक विस्तारित किया जा रहा है। इसके साथ ही गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी निरंतर वित्त पोषण हो रहा है, ताकि पिछड़े इलाके भी विकास से जुड़े। सड़कें तो बन गई, हवाई अड्डे भी बन गए, लेकिन इन सड़कों पर दौड़ने वाली इस अर्थव्यवस्था की गाड़ी को चलाएगा कौन? हमारे युवा। उनके रोजगार और कौशल के लिए क्या ब्लूप्रिंट है? युवाओं के भविष्य के निवेश के लिए बजट का 12.4% हिस्सा रखा गया है, क्योंकि हार्डवेयर तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन युवा इस अर्थव्यवस्था का सॉफ्टवेयर है। तो इसके लिए कोई विशेष योजना? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। 50 लाख? इससे तो डिजिटल डिवाइड काफी हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल। और जो युवा नौकरी मांगने के बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सीएम युवा उद्यमी योजना लाई गई है। हाँ, इसमें क्या खास प्रावधान है? इसके तहत युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण यानी इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है। इसके अलावा 3 नए विश्वविद्यालय और 16 नए मेडिकल कॉलेजों की भी घोषणा की गई है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। और औद्योगिक नेतृत्व के मामले में तो यूपी आजकल काफी खबरों में है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि आज उत्तर प्रदेश पूरे भारत के 65% मोबाइल फोन का उत्पादन कर रहा है। 65%? एक समय था जब हम मोबाइल पूरी तरह आयात करते थे, और अब अकेला यूपी 65% बना रहा है। जी हाँ, और 55% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी यहीं बन रहे हैं। इसी इंडस्ट्रियल बूम की वजह से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत 10 लाख युवाओं के लिए देश विदेश में रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है। ये आंकड़े तो एक हाईटेक अर्थव्यवस्था की गवाही दे रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा जमीनी हकीकत पर लौटना चाहता हूँ। यूपी की असली आत्मा आज भी उसके खेतों और गांवों के सामाजिक ताने बाने में है। हाँ, बिल्कुल। अगर सारा ध्यान 65% मोबाइल फोन और स्मार्टफोन्स पर चला गया, तो क्या कृषि क्षेत्र और समावेशी विकास पीछे नहीं छूट जाएगा? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है, लेकिन सरकार भी इसे समझती है। आज भी बजट का लगभग 9 से 12% हिस्सा कृषि के लिए है। अच्छा, इसमें किसानों के लिए क्या प्रमुख घोषणाएं हैं? सबसे बड़ी बात, निजी नलकूपों यानी प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली का प्रावधान जारी रखा गया है। इससे सिंचाई की लागत सीधे तौर पर कम हो जाती है। और गन्ने के किसानों के लिए? यूपी में तो गन्ना एक बहुत बड़ी फसल है। हाँ, 2025-26 के लिए गन्ने की कीमतों में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। 30 रुपए प्रति क्विंटल? सुनने में तो ये रकम बहुत छोटी लग रही है। भले ही ये सुनने में छोटा लगे, लेकिन यूपी के गन्ने के विशाल उत्पादन को देखते हुए ये एक वॉल्यूम गेम है। इस एक फैसले से किसानों की आय में सीधे 3,000 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। अच्छा, 3,000 करोड़?
तो जब ये पैसा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाएगा तो बाजार में मांग भी बढ़ेगी। बिल्कुल, इससे ट्रैक्टर से लेकर कंज्यूमर गुड्स तक हर चीज की मांग बढ़ती है। और महिला कल्याण के बिना तो समावेशी विकास अधूरा है। महिला सुरक्षा और उनके उत्थान के लिए बजट में क्या है? महिला कल्याण के मोर्चे पर कन्या सुमंगला योजना एक मास्टर स्ट्रोक है। पहले इस योजना में बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपए का अनुदान मिलता था, और अब इसे सीधे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है और इससे 26.81 लाख लड़कियां लाभान्वित हो रही हैं। 1 लाख रुपए का अनुदान, ये तो बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा संस्थागत प्रोत्साहन है। एकदम सही विश्लेषण किया आपने। इसके साथ ही गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 150 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान है। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत पूरे राज्य में सीसीटीवी नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है और महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास केंद्र भी खोले जा रहे हैं। बहुत खूब। अब एक आखिरी लेकिन बहुत अहम सवाल। चलिए तो अब इस बेहतरीन और गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। जो विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए अगर हम एक तेज सारांश निकालें तो वो कैसा होगा? बिल्कुल, सभी छात्र तैयार हो जाएं। ये हमारा 30 सेकंड का क्विक एग्जाम रिकैप है। मैं तेज गति से बोलूंगी, आप मानसिक रूप से दोहराते जाइए। ठीक है, शुरू करें। पहला, कुल बजट 9.12 लाख करोड़ रुपए। दूसरा, पूंजीगत व्यय 19.5%। जी। तीसरा, राजकोषीय घाटा लक्ष्य 3%। याद रखें, रूल ऑफ 3। चौथा, गोरखपुर सहारनपुर हाई स्पीड कॉरिडोर 34,000 करोड़ रुपए। याद रखें, GS34। एकदम क्लियर। पांचवा, कन्या सुमंगला योजना का अनुदान अब 1 लाख रुपया हो गया है। और छठा, यूपी में भारत के 65% मोबाइल फोन का उत्पादन हो रहा है। बस ये 6 बिंदु आपकी परीक्षा के लिए रामबाण हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार और धारदार रिकैप। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। ये सभी आंकड़े 2029 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का एक शानदार रोड मैप पेश करते हैं। बिल्कुल कल्पे है। लेकिन असली चुनौती हमेशा इसके क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन में होती है। जरा सोचिए, एक बड़े कृषि आधारित राज्य को इतनी तेजी से हाईटेक, इलेक्ट्रॉनिक और स्किल ड्रिवन अर्थव्यवस्था में बदलना कितना व्यवहारिक होगा। और साथ ही इस ऊर्जा संक्रमण में जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। एकदम सही। आप स्वयं इस पर विचार करें और अपनी मुख्य परीक्षा के उत्तरों की रूपरेखा तैयार करें। इसी के साथ इस डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को आगामी यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सक्रिय रूप से सीखते रहें।